हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेक्चर 2 रेप्लिकेशन इन डीएनए। डीएनए किस तरह से अपनी कॉपीज का फॉर्मेशन करता है। बेसिकली ये पूरी जो कॉन्सेप्ट है रिवॉल्व्स अराउंड द सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा के अराउंड मूव करता है। दिस कंसेप्ट गिवन बाय द फ्रांसिस क्रीक्स। किसने दिया? फ्रांसिस क्रीक्स के द्वारा दिया गया। सेंट्रल डोग्मा डिस्क्राइब द फ्लो ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। क्या बताता है? ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन के फ्लो को बताता है। कैसे बताता है? तो हम बात करते हैं। सबसे पहले क्या बनता है? डीएनए। डीएनए कैसा होता है? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होती है। इस डीएनए से फॉर्मेशन होता है आरएनए का। क्या बनता है? आरएनए। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से आरएनए का बनना ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से प्रोटीन का बनना क्या कहलाएगा? प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन। फिर हम कहते हैं कि डीएनए के पास क्या होती है? जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और वो कहाँ पहुंचती है? प्रोटीन के फॉर्म में आती है। तो डीएनए से प्रोटीन का बनना मींस जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो होना। बाद में आरएनए से डीएनए के बनने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम जिसे कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उसकी खोज की गई। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्रिप्टेज इसे क्यों कहा जाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, क्योंकि ये ट्रांसक्रिप्शन का रिवर्स प्रोसेस करवाता है। आरएनए से डीएनए का बनना। आरएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। और ये प्रोसेस होता है विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। दिस प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तो इस तरह से इस प्रक्रिया को, ये डीएनए से प्रोटीन, ये सारा प्रोसेस सेंट्रल डॉग्मा के अंदर आता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, राइट। तो इस तरह से दिस टेक्निक इज नोन एज सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम डिस्कवर्ड बाय द टैमिन एंड बाल्टीमोर। नेक्स्ट अब आता है रेप्लिकेशन इन डीएनए। डीएनए फॉर्म्स आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। डीएनए अपनी ही प्रति का निर्माण करता है। डीएनए क्या करता है? अपनी ही प्रति का निर्माण करता है। तो उसे प्रतिकृतिकरण और रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन कैसा प्रोसेस है? सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो इस तरीके से समझ सकते हैं हम, ये एक डीएनए का स्ट्रैंड है और ये डीएनए का दूसरा स्ट्रैंड है। दोनों ही स्ट्रैंड को हम क्या कहते हैं? पेरेंटल स्ट्रैंड। दोनों मेन स्ट्रैंड है। दे स्ट्रैंड्स आर नोन एज पेरेंटल स्ट्रैंड्स। इन पेरेंटल स्ट्रैंड से न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड बनता है। देखिए, पेरेंटल स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम, दूसरा होता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो 2 स्ट्रैंड्स का फॉर्मेशन होता है और दोनों न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है। सिंथेसाइज्ड। तो हम क्या कहेंगे कि एक स्ट्रैंड जो होता है पेरेंटल होता है और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। तो इस टेक्निक को हम कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस। तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस के द्वारा होता है। फिर कहते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। ये देखिए, ये 5 प्राइम डायरेक्शन और मैंने एरो इधर लगाया है, यानी 3 प्राइम डायरेक्शन में हो रहा है। और जो टेम्पलेट हमेशा यूज आता है, दिस इज 3 प्राइम टू 5 प्राइम। 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट हमेशा 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा, याद रखना है। और दूसरा याद रखना है कि डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो डीएनए पॉलीमरेज है वो हमेशा राइबोज शुगर के कार्बन नंबर 3 के ऊपर ही
नाइट्रोजिनस बेस न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर सकता है। तो हम ये कहते हैं कि जो शुगर मॉलिक्यूल है पेंटोज शुगर, उसके 3' OH एंड पर ही हमेशा नया न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होता है। इसी कारण हम ये कहते हैं रेप्लिकेशन 5' से 3' डायरेक्शन में होता है। अब डीएनए इज एंटी पैरेलल, जैसे कि डीएनए का एक स्ट्रैंड ऐसा होगा 5' से 3', तो दूसरा स्ट्रैंड कैसा होगा 3' टू 5'। हमेशा डीएनए के दो स्ट्रैंड एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। क्यों होता है ऐसा? क्यों अगर ऐसा नहीं हुआ तो डीएनए के जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं हो सकती। इसी कारण से एंटी पैरेलल फॉर्म में रहता है। डीएनए के अंदर जो रेप्लिकेशन होता है, दिस इज सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस, सॉरी सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस। तो हम देखेंगे सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस क्या होता है। तो देखिए सेमी डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस का मतलब क्या है, जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है, दिस स्ट्रैंड, ये स्ट्रैंड कैसा बन रहा है, कंटिन्यू बन रहा है, इसमें कहीं ब्रेक नहीं है, तो इस स्ट्रैंड को कहते हैं कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। दिस स्ट्रैंड इज नोन एज कंटिन्यूअस स्ट्रैंड। एक स्ट्रैंड जो बनता है, दिस स्ट्रैंड ऑल्सो नोन एज लीडिंग स्ट्रैंड। जो कंटिन्यू स्ट्रैंड होता है उसे ही लीडिंग स्ट्रैंड कहते हैं, याद रखेंगे। और दूसरा स्ट्रैंड जो होता है वो क्या होता है, डिसकंटिन्यू, यानी उसके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते हैं, डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड कहलाता है न्यूअस स्ट्रैंड, और दिस इज ऑल्सो नोन एज लैगिंग स्ट्रैंड। तो इस तरह से दो तरह के स्ट्रैंड बनते हैं, इसीलिए इसे कहा जाता है सेमी डिसकंटिन्यू। एक कंटिन्यू दूसरा डिसकंटिन्यू, तो कैसा हो गया प्रोसेस, सेमी डिसकंटिन्यू प्रोसेस हो गया। फिर हम कहते हैं रेप्लिकेशन इज बाय डायरेक्शनल एट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस। बाय डायरेक्शनल का मतलब क्या होता है कि डीएनए के अंदर, मैंने जैसे बात की प्रोकैरियोट्स का जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, पहले हम बात कर चुके हैं, कोवेलेंटली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए। प्रोकैरियोट्स में डीएनए कैसा पाया जाता है, कोवेलेंटली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए। क्लियर? तो इसका मतलब क्या होता है, इस तरह से कोवेलेंटली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए होता है प्रोकैरियोट्स में। और इस प्रोकैरियोट्स में जो इनकी एक स्पेसिफिक सिंगल ओरिजिन साइट पाई जाती है, जिसे आगे पढ़ेंगे हम, क्या कहते हैं, ओराई सी। इस ओराई सी के इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन होता है और इस डायरेक्शन में भी रेप्लिकेशन होता है। तो ऐसे रेप्लिकेशन को क्या कहा जाता है, बाय डायरेक्शनल, दोनों दिशाओं में हो रहा है। इट मींस बाय डायरेक्शनल, याद रखना है, सिंगल ओरिजिन साइट और बाय डायरेक्शनल रेप्लिकेशन होता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में और इन बैक्टीरिया में। अगर हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स का डीएनए कैसा होता है, यूकैरियोट्स के अंदर लीनियर डीएनए पाया जाता है। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, लीनियर फॉर्म में होते हैं, और उसके अंदर एक से ज्यादा ओरिजिन साइट पाई जाती है। एक से ज्यादा ओरिजिन साइट, तो ये हो गया मल्टीपल ओरिजिन साइट। इन केस ऑफ ईस्ट, ओरिजिन साइट को क्या कहते हैं, ARS, ऑटोनोमस रेप्लिकेशन साइट। इस रेप्लिकेशन साइट के इधर भी होता है, इस रेप्लिकेशन साइट के इधर भी होता है, रेप्लिकेशन इधर भी होता है, इधर भी होता है। सो दिस टाइप ऑफ रेप्लिकेशन इज नोन एज बाई डायरेक्शनल। तो याद रखेंगे कि जो यूकैरियोट्स हैं उनके अंदर लीनियर क्रोमोसोम पाया जाता है, और लीनियर क्रोमोसोम्स के अंदर हम क्या बोलते हैं कि एक से ज्यादा ओरिजिन साइट होती है और उसके दोनों तरफ रेप्लिकेशन होता है। मल्टीपल ओरिजिन साइट विद बाई डायरेक्शनल, इट रिक्वायर्स प्राइमर। प्राइमर चाहिए टेम्पलेट जंक्शन के लिए। तो आगे हम बात करते हैं व्हाट इज प्राइमर। तो प्राइमर क्या होता है, प्राइमर राइबो न्यूक्लियोटाइड की 8 to 10 राइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन होती है। ये चेन अगर है तो इसके 3' OH पर नए न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ा जाता है, और ये राइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन को एंड में रिमूव भी कर दिया जाता है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले कि एंजाइम्स रेप्लिकेशन के लिए कौन कौन से काम होते हैं। तो अभी अभी मैंने बताया कि जो ओराई सी होता है किसके अंदर, प्रोकैरियोट में,
उस ओराइसी की ये एक स्पेसिफिक साइट होती है, ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स, इनिशिएशन प्रोटीन, replication start in E. coli is called origin C और ओराई C क्या कहलाता है? यूकैरियोट प्रोकैरियोट्स में रेप्लिकेशन जहां से स्टार्ट होता है उसे ओराइसी और ओरिजिन साइट कहते हैं। ये ओरिजिन साइट एक स्पेसिफिक प्रोटीन द्वारा आइडेंटिफाई की जाती है। दिस इज डीएनए ए। डीएनए ए क्या करता है? इस स्पेसिफिक इसको रिकॉग्नाइज करता है ओराइसी को। ओराइसी जो होता है इसमें 80 रिच प्रोटीन 80 रिच नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं। जो नाइट्रोजिनस बेसेस होते हैं वो कैसे होते हैं? एडिनोसिन एंड थायमीन ज्यादा मात्रा में रहते हैं नाइट्रोजिनस बेसिस। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड होता है और तोड़ने में कम एनर्जी की आवश्यकता रहती है। इसी तरह से ऑटोनोमस रेप्लिकेशन साइट, अभी अभी मैंने बताया यूकैरियोट्स के अंदर एक से ज्यादा रेप्लिकेशन साइट होती है और इन रेप्लिकेशन साइट को रिकॉग्नाइज करने का काम करता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स ORC। इसके ऊपर एक प्रोटीन आकर बाइंड हो जाता है ऐसे, दिस इज ORC 126 और इसके ऊपर आकर बाइंड हो जाता है इस तरीके से लाइक दिस डीएनए ए। तो डीएनए ए और ओराइसी रिकॉग्नाइज करते हैं ओरिजिन साइट को रेस्पेक्टिवली इन प्रोकैरियोट्स एंड इन यूकैरियोट्स। जैसे यहाँ पे मैंने सब कुछ बताया है कि प्रोकैरियोट्स में कौन से प्रोटीन काम आते हैं और यूकैरियोट्स में कौन से प्रोटीन काम आते हैं। तो इनिशिएशन प्रोटीन जो कि प्रोकैरियोट में काम आता है, जो कि ओराइसी को रिकॉग्नाइज करता है, दिस इज डीएनए ए और इसको काम करने के लिए एटीपी चाहिए। इसी तरह ARS को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूकैरियोट्स में ओरिजिन साइट को रिकॉग्नाइज करता है, ऑटोनोमस रिकॉग्निशन साइट को रिकॉग्नाइज किया जाता है ओरिजिन रिकॉग्निशन कॉम्प्लेक्स 126 के द्वारा। वो इस तरह से यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है। तो इस तरह से हम कहते हैं प्रोकैरियोट का इनिशिएशन प्रोटीन डीएनए ए है और यूकैरियोट का इनिशिएशन प्रोटीन ORC16 है। अगर हमने ये सिस्टमैटिक सारे एंजाइम्स देख लिए तो फिर रेप्लिकेशन को समझना हमारे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। फिर हम कहते हैं कि स्पेसिफिक प्रोटीन दिस इज नोन एज हेलिकेज। हेलिकेज का काम क्या होता है? जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़े। ये दो डीएनए का डबल स्ट्रैंड है, इनके बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे तो नया डीएनए कैसे फॉर्म होगा? तो तोड़ने के लिए हमें हेलिकेज चाहिए, लेकिन हेलिकेज अकेला नहीं आता, उसको आने के लिए अपने साथ में लोडर भी चाहिए। तो हेलिकेज का लोडर कौन होता है? प्रोकैरियोट्स में डीएनए सी और यूकैरियोट्स में CDT1 and CDC6. They are also known as licensing factors. इन्हें क्या कहा जाता है? लाइसेंसिंग फैक्टर्स कहा जाता है। अब डीएनए सी क्या करता है? डीएनए बी को लेकर आता है। किसको लेकर आता है? हेलिकेज को, जो क्या करेगा? दोनों स्ट्रैंड के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा। यूकैरियोट्स में हेलिकेज का काम करता है MCM227। तो MCM227 हेलिकेज का काम करता है इन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए बी। और हेलिकेज क्या करता है? तो वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। क्लियर? नाउ अब हम बात करते हैं कि अगर ये बॉन्ड टूट गए और दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए तो इन दोनों स्ट्रैंड को वापस जोड़ा नहीं जा सके। इनको वापस नहीं जोड़ने के लिए, यानी कि इनहिबिट रीएनेलिंग, वापस जोड़ने से रोकने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन काम करता है इन प्रोकैरियोट, दिस इज SSBP, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन, एंड इन यूकैरियोट्स इट इज नोन एज रेप्लिकेशन प्रोटीन ए, जिसे क्या कहा जाता है? RPA, रेप्लिकेशन प्रोटीन ए। वो यहाँ पर आकर बाइंड हो जाता है लाइक दिस सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। तो ये प्रोटीन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को वापस बाइंडिंग से रोकता है। क्लियर? समझ आया? पहले डीएनए ए, फिर सी, फिर बी और फिर SSBP। नाउ फिर अब दोनों स्ट्रैंड अलग हो गए तो स्ट्रैंड को, नए स्ट्रैंड को बनाने के लिए पहले ही मैंने कहा था किसकी रिक्वायरमेंट रहती है? प्राइमर की। और प्राइमर को लेकर कौन आता है? प्राइमेज। और प्राइमेज प्रोकैरियोट्स में क्या कहलाता है? डीएनए जी।
एंड इन यूकैरियोट्स प्राइमर को बनाने वाला प्रोटीन होता है या एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज 1। फिर हम कहते हैं मेजर रेप्लिकेटिव पॉलीमरेज। इन प्रोकैरियोट्स डीएनए पॉलीमरेज 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 जिसको काम करने के लिए मैग्नीशियम कोफैक्टर की जैसे चाहिए, उसी तरह से डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन लीडिंग स्ट्रैंड को बनाता है, डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा लैगिंग स्ट्रैंड को बनाता है। तो दोनों स्ट्रैंड्स को बनाने के लिए क्या होता है कि काम करता है यहाँ पर डेल्टा एंड एप्सिलॉन। याद रखेंगे डीएनए पॉलीमरेज एप्सिलॉन फॉर्म लीडिंग स्ट्रैंड और कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, और डीएनए पॉलीमरेज डेल्टा फॉर्म लैगिंग स्ट्रैंड एंड डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड। फिर हम बात करते हैं क्लैंप की। फिर क्या होता है कि डीएनए पॉलीमरेज जो एंजाइम्स है प्रोसेसिव एंजाइम्स, उनको टेम्पलेट के अंदर होल्ड करके लाइक रिंग की जैसे काम करता है, तो क्लैंप करता है। तो इसके अंदर प्रोकैरियोट्स में उस क्लैंप का नाम होता है बीटा क्लैंप, और इसके अंदर पीसीएनए रिंग ये काम करती है। फिर हम कहते हैं क्लैंप को लाने का काम कौन करता है? क्लैंप के लोडिंग का मतलब उसकी टैक्सी कौन है? तो उसकी टैक्सी होती है गामा कॉम्प्लेक्स, और यहाँ पर है RFC। तो इस तरह से अलग अलग लोडर होते हैं, अलग अलग पकड़ने वाले होते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को, और फिर अलग अलग एंजाइम्स जो होते हैं कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड बनाते हैं। किसमें? इन यूकैरियोट। और प्रोकैरियोट में ये काम कौन करता है? डीएनए पॉलीमरेज 3 करता है। फिर देखिए जो प्राइमर हमने पहले लगाया है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज 3 को काम करने के लिए क्या चाहिए? 3 प्राइम OH चाहिए। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है जो प्राइमर है उसको रिमूव किया जाता है। आरएनएज H क्या करता है? आरएनए और आरएनए के बीच के बॉन्ड को तोड़ता है, यानी R न्यूक्लियोटाइड और R न्यूक्लियोटाइड राइबो न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को तोड़ सकता है, लेकिन एंड में राइबो न्यूक्लियोटाइड और डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के बीच के बॉन्ड को ये ब्रेक नहीं कर सकता। इट ब्रेक्स बॉन्ड बिटवीन राइबो न्यूक्लियोटाइड। और कौन सा बॉन्ड तोड़ता है ये? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि दो न्यूक्लियोटाइड आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़े रहते हैं? तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से। और इन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को आरएनए और आरएनए के बीच में तोड़ने का काम करता है आरएनएज H, और डीएनए और आरएनए और डीएनए के बीच में तोड़ने का काम करेगा डीएनए पॉलीमरेज 1। इसी तरह से यूकैरियोट्स में आरएनएज H आरएनए और आरएनए के बीच के बॉन्ड को तोड़ेगा, और फैन 1 ये किसके? फ्लैप एंडोन्यूक्लियेज 1 ये डीएनए और आरएनए के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है। बॉन्ड हमेशा कौन सा होगा? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड होगा। अब आता है कि जो गैप, जैसे कि मैंने कहा ये इतना प्राइमर था और इसके बाद ये सारे न्यूली सिंथेसाइज्ड डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड थे। अगर ये प्राइमर अभी रिमूव हो जाए, हम ये कहते हैं इस प्राइमर को मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, तो ये गैप बन गया, और इस गैप को भरने का काम कौन करेगा? तो गैप को भरने के लिए ये गैप जो है, इस गैप को भरने का काम कौन करता है? तो गैप फिलिंग की जाती है प्रोकैरियोट्स में डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा, और यूकैरियोट्स में एप्सिलॉन एंड डेल्टा के द्वारा। फिर इन दोनों डीएनए स्ट्रैंड को, दोनों न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम कौन करता है? यानी गैप सीलिंग कौन करता है? तो डीएनए लाइगेज करता है। कैसे करता है? इन दोनों के बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बना देता है, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है तो इसके लिए इसको क्या चाहिए? एटीपी और एनएडीपी दोनों की रिक्वायरमेंट रहती है। लेकिन यूकैरियोट का जो लाइगेज होता है उसे एटीपी चाहिए, लेकिन एनएडीपी की उसे रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। इसी के साथ ट्रोपोआइसोमरेज एंजाइम के बारे में पढ़ेंगे। ये क्या कहता है? ट्रोपोआइसोमरेज हमेशा कहाँ चलता है? हेलिकेज के आगे आगे गति करता है। जो टेंशन आ जाता है, मतलब जो ज्यादा कॉइलिंग हो जाती है, उसको रिमूव करने का काम टोपोआइसोमरेज करता है। देखिए जैसा इसका नाम है, टोपोलॉजी को चेंज करता है। टोपोआइसोमरेज टोपोलॉजी को चेंज कर देता है। तो ये क्या करता है? डीएनए की एक टोपोलॉजिकल फॉर्म से दूसरी टोपोलॉजिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। टोपोआइसोमरेज दो तरह के होता है, टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2।
टोपोआइसोमरेज 2, टोपोआइसोमरेज 2। और टोपोआइसोमरेज 2 का दूसरा नाम क्या है? गायरेज। दूसरा नाम गायरेज होता है विच मेक डीएनए नेगेटिवली सुपरकॉइल। और वो उसका मेन काम क्या होता है? डीएनए को सुपरकॉइल रखना है। ये रिलैक्स फॉर्म से हम ये कहेंगे नेगेटिव सुपरकॉइल भी करता है। अलग अलग तरह के काम दोनों टोपोआइसोमरेज करते हैं, टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2। नाउ अब आता है, यह सारे एंजाइम्स हमने पढ़े। अब हमारा ये है कि कैसे अप्लाई करना है, कौन सा एंजाइम कब लगेगा, कैसे होगा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो हम कहते हैं कि सबसे पहले रेप्लिकेशन में प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स बनता है। कैसे बनता है? तो वो हम बात करते हैं कि ये क्या है? डीएनए का कोवेलेंटली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए फाउंड इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में ऐसा डीएनए पाया जाता है और इस साइट को क्या कहते हैं? ओराई-सी, origin site. It is a single origin site found in only in prokaryotes. प्रोकैरियोट्स में ये साइट होती है। तो मैंने आपको लिखवाया है, इस साइट को रिकॉग्नाइज करता है एक स्पेसिफिक प्रोटीन। दिस प्रोटीन इज नोन एज, बोलिए क्या नाम था? तो नाम है डीएनए। डीएनए रिकॉग्नाइज ओराई-सी इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में डीएनए इसको रिकॉग्नाइज करने का काम करता है। जैसे ही इसको रिकॉग्नाइज कर लेता है, क्या होता है? डीएनए सी किसको लेकर आ जाता है? डीएनए बी को। तो यहाँ लग जाता है डीएनए बी और यहाँ लगा है डीएनए सी। डीएनए सी क्या है? डीएनए सी लोडर है। किसका? हेलिकेजेस लोडर। और हेलिकेजेस लोडर का नाम क्या है? डीएनए। हेलिकेजेस लोडर का नाम होता है डीएनए बी। सॉरी, लोडर का नाम है डीएनए सी और इसका नाम होता है डीएनए बी। डीएनए बी इज द हेलिकेजेस। डीएनए बी इज हेलिकेज। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे डीएनए बी, जो कि हेलिकेज का काम करता है। हेलिकेज दोनों तरफ चलता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज नोन एज प्री रेप्लिकेशन कॉम्प्लेक्स। जैसे ही डीएनए आगे की ओर मूव करता है, तो इसमें से अब डीएनए ए ने अपना काम कर लिया तो वो बाहर निकल जाता है। डीएनए सी भी डीएनए बी को लेकर आ गया तो उसका भी काम खत्म हो गया। तो दोनों क्या होते हैं? यहाँ से बाहर निकल जाते हैं, यानी दोनों के दोनों बाहर की तरफ आउट हो जाते हैं। तो अब स्ट्रैंड पे ओनली क्या बचेगा? डीएनए बी बचता है। और डीएनए बी का काम क्या होता है? स्ट्रैंड को ओपन अप करना, यानी कि क्या करना? बबल का फॉर्मेशन करता है। तो ये एक स्ट्रैंड हो गया और ये दूसरा स्ट्रैंड। इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड को, इस यहाँ पर क्या है? ओराई-सी। ओराई-सी के दोनों तरफ हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने का काम कौन करता है? तो हम कहते हैं डीएनए पॉलीमरेज। सॉरी, डीएनए बी करता है। तो एक डीएनए बी यहाँ लगेगा, एक डीएनए बी इधर लगेगा। ये इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगा और ये इधर के हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। तो इस तरह से बबल कैसा हो गया? ओपन अप हो गया। दोनों डीएनए के स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर चले गए तो आई जैसा दिखाई दे रहा है, एक बबल जैसा दिखाई दे रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रेप्लिकेशन बबल। अब इन दोनों डीएनए के स्ट्रैंड के बीच में हम रीएनिलिंग को रोकने के लिए कौन सा प्रोटीन बताया था मैंने? तो मैंने कहा था SSBP इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर बाइंड हो जाता है। तो जैसे ही सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आकर बाइंड होता है, तब ये दोनों स्ट्रैंड आपस में वापस रीएनिलिंग नहीं होंगे। अगर मैं ये कहूँ कि ओराई-सी को मैं यहाँ से 2 पार्ट में डिवाइड कर देती हूँ समझने के लिए, तो अगर इधर 5 प्राइम एंड है तो इसके ये वाला एंड कौन सा हो जाएगा? 3 प्राइम। और अगर यहाँ 5 प्राइम है तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में 5 प्राइम होगा। यहाँ 3 प्राइम है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर 3 प्राइम होगा। तो डायरेक्शन को याद करने के लिए ये याद करेंगे, यहाँ 5 प्राइम तो इसके अपोजिट में 3 प्राइम, यहाँ 3 प्राइम तो इसके सामने 3 प्राइम, यहाँ 5 प्राइम तो इसके सामने यहाँ पर 5 प्राइम। तो इस तरह से ये बनता है, इसे रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। अब देखिए, अब इसे क्या करना पड़ेगा? प्राइमेज काम करवाना पड़ेगा। तो हम कहते हैं हाफ पार्ट ऑफ रेप्लिकेशन
form is known as replication bubble, replication fork। इसके बारे में आगे और हम बात करते हैं। एक replication bubble में 2 replication fork बनते हैं। आगे इसको और डिटेल से पढ़ेंगे अभी हम। replication initiated by the primase। तो मैंने आपको ये बताया कि इस तरह से एक रेप्लिकेशन बबल बन गया और बबल के ऊपर हेलिकेज काम कर रहा है, साथ ही साथ में एसएसबीपी काम कर रहा है। तो जहां पर हेलिकेज काम करता है ये तो ऐसे चल रहा रहेगा, हेलिकेज इस डायरेक्शन में और इधर इस डायरेक्शन में। यहाँ पर प्राइमर क्या करता है, यहाँ मैंने बताया 5 प्राइम, यहाँ बताया 3 प्राइम। तो 3 प्राइम यहाँ पर प्राइमर इस तरह से लग जाता है, प्राइमर का ये 5 प्राइम एंड और यहाँ 3 प्राइम है। प्राइमर लगाने का काम प्राइमेज करता है। प्राइमेज क्या है? प्राइमेज इज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। मींस यह आरएनए में, जैसे ये डीएनए का स्ट्रैंड है, यहाँ पर मैंने कहा ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ सी है, यहाँ पर जी है। तो जो प्राइमेज है, जो प्राइमर लगा रहा है, उसमें पहला न्यूक्लियोटाइड क्या होगा? यू होगा। टी है तो ए होगा, सी है तो जी होगा, जी है तो सी होगा। इस तरह से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड लगाता है। और कौन से न्यूक्लियोटाइड लगाएगा ये डिपेंड करेगा डीएनए की सीक्वेंस पर। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। समझ आया क्या बोला मैंने? प्राइमेज क्या है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। फिर देखिए प्राइमेज ऐड करता है प्राइमर को। किसको ऐड करता है? प्राइमर को। पहले मैं बता चुकी हूँ प्राइमर क्या है? 8 to 10 राइबो न्यूक्लियोटाइड की चेन है। डीएनए के अंदर आरएनए नहीं चलेगा, इसलिए फ्यूचर में हम इसे क्या करेंगे? रिमूव कर देंगे। तो स्टार्टिंग में हमें क्या चाहिए? 3 प्राइम OH ग्रुप चाहिए। इसके लिए प्राइमेज के द्वारा प्राइमर को लगाया जाता है। क्यों? डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है या डीएनए पॉलीमरेज विदाउट 3 प्राइम OH न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को नहीं जोड़ सकते हैं। तो अब देखिए हेलिकेज अपना काम कर रहा है, एसएसबीपी लगा है और उस सीक्वेंस में अगर प्राइमेज भी आकर बाइंड हो जाए तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है दिस इज प्राइमोसोम। ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या हेलिकेज लगा रखा है, यहाँ पर मैंने बताया था एसएसबीपी लगे हुए हैं। और अगर यहाँ पे अब प्राइमेज भी काम करने लग गया तो 3 एंजाइम्स जहां पर भी होंगे दिस इज नोन एज प्राइमोसोम। अब आता है रेप्लिकोसोम कॉम्प्लेक्स। तो प्राइमेज रिमूव होता है और डीएनए पॉलीमरेज थर्ड अटैच हो जाता है और लगातार नए न्यूक्लियोटाइड को जोड़ता जाता है। अब ये करता क्या है डीएनए पॉलीमरेज थर्ड? जो आरएनए का प्राइमर लगा था उसके 3 प्राइम एंड पर नए न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यू जोड़ता जाएगा। तो एक कंटिन्यू स्ट्रैंड बनेगा और दूसरा डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड बनता है। तो जो डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड बनते हैं उन्हें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स भी कहते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स की डायरेक्शन हमेशा रेप्लिकेशन फोर्क की विपरीत दिशा में होती है। दे आर और एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स में 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब ओकाजाकी फ्रेगमेंट की लेंथ 1000 से 2000 न्यूक्लियोटाइड के बनी होती है। अब इनके बीच में से प्राइमर को रिमूव कौन करेगा? तो प्राइमर रिमूव किया जाएगा डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा और लाइगेज क्या करेगा? सीलिंग। तो वो भी हम देखते हैं कैसे होता है। तो देखिए अभी तक मैंने क्या पढ़ा? प्राइमोसोम कॉम्प्लेक्स आपको समझाया। तो उसमें क्या था? इस तरह से ये बन गया हमारा डीएनए का एक स्ट्रैंड, ये दूसरा स्ट्रैंड और यहाँ पर काम कर रहा है हेलिकेज, यहाँ पर काम कर रहा है हेलिकेज। और फिर मैंने आपको बताया यहाँ पर है ओराइसी, यहाँ पर है ओराइसी। इसको काट दिया मैंने, ये हो गया 5 प्राइम तो इधर होगा 3 प्राइम, इधर 3 प्राइम तो इधर होगा 5 प्राइम। अब मैंने कहा कि यहाँ पर कौन सा प्रोटीन डीएनए लिंक को रोकता है? दिस इज एसएसबीपी। ये क्या है? SSBP सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ये क्या है? डीएनए बी। डीएनए बी इज द हेलिकेज जो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ता है। इसी वक्त यहाँ पर तीसरा एंजाइम कौन सा आकर बाइंड होता है? दिस इज प्राइमेज। और प्राइमेज क्या करता है? 3 प्राइम यहाँ पर एक प्राइमर को जोड़ देता है। क्लियर? तो जो ये प्राइमर जोड़ेगा वो उसका 5 प्राइम एंड होगा, ये 3 प्राइम एंड होगा। इसी तरह से अगर ये 5 प्राइम है तो नया न्यूक्लियोटाइड ये प्राइमर कहाँ जुड़ेगा? यहाँ पर जुड़ेगा। इस तरह से लाइक दिस। अब इधर
इधर कहाँ जुड़ जाएगा, मैंने कहा था टेम्पलेट हमेशा क्या होता है 5 प्राइम से 3 प्राइम, तो प्राइमर इधर जुड़ेगा और इसमें प्राइमर कैसे जुड़ेगा 5 प्राइम से 3 प्राइम। हमेशा नया स्ट्रैंड कहाँ लगेगा, यहाँ नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, यहाँ नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होंगे, तो ये दोनों स्ट्रैंड तो कैसे बनेंगे, कंटिन्यू बनेंगे, और ये कैसे बनेंगे, डिसकंटिन्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा इस जगह पर और इस जगह पर, आमने सामने डिसकंटिन्यू और ये दोनों कंटिन्यू स्ट्रैंड बनेंगे। तो देखिए एसएसबीपी, डीएनए बी और प्राइमेज, इसे क्या कहा जाएगा, प्राइमोसोम, और फिर इसके साथ में यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आकर बाइंड हो जाए तो इसे हम क्या कह देते हैं, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, दिस इज नोन एज रेप्लिकोसोम। और रेप्लिकोसोम, half of the replication bubble is known as replication fork, और जो replication fork होता है उसमें जो हम बात करते हैं replication fork की दिशा में कौन काम करता है, तो कंटिन्यू स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फोक की दिशा में होता है, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स रेप्लिकेशन फोक की विपरीत दिशा में बनते हैं, इतना याद रखना है। अब हम बात करते हैं इलॉन्गेशन की, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू आगे बढ़ता जाएगा, इसीलिए कहा जाता है कि इलॉन्गेशन के दौरान, दीर्घीकरण के दौरान डीएनए कैसा दिखाई देता है, थीटा के जैसा दिखाई दे रहा है, देखिए इसके अंदर कैसा दिखाई दे रहा है, थीटा के जैसा, इसीलिए इस रेप्लिकेशन को क्या कह देते हैं, थीटा रेप्लिकेशन। अब देखिए सबसे पहले डीएनए में आरएनए नहीं चल सकता, तो डीएनए प्राइमर को रिमूव किया जाता है, रिमूव करने का काम कौन करेगा, आरएनएज एच करेगा और डीएनए पॉलीमरेज 1 करेगा। तो यहाँ पर गैप फिलिंग किसके द्वारा होगी, तो गैप फिलिंग, जो गैप ये जैसे ये वाला, अभी हम बात करते हैं कि ये वाला प्राइमर मुझे रिमूव करना है, दिस प्राइमर, ये प्राइमर रिमूव किया तो यहाँ पे क्या बन गया, गैप बन गया। अब इस गैप को भरने का काम कौन करेगा, तो गैप को भरने का काम ये करता है डीएनए पॉलीमरेज 1। देखिए यहाँ से न्यूक्लियोटाइड, इधर जो ये न्यूक्लियोटाइड कंटिन्यू बनता हुआ आएगा उस पे नए न्यूक्लियोटाइड डीएनए पॉलीमरेज 1 बना देगा। अब इन दोनों के बीच के बॉन्ड को जोड़ने का काम कौन करेगा, तो वो लाइगेज करेगा। तो गैप सीलिंग की जाती है डीएनए लाइगेज के द्वारा और गैप फिलिंग की जाती है डीएनए पॉलीमरेज 1 के द्वारा। इस तरह से एक एक कंटिन्यू स्ट्रैंड बन गए हैं, तो देखिए लाइक दिस। तो इसे हम क्या कह देते हैं कि डीएनए में सारे प्रोसेस, न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना, गैप सीलिंग करना सभी सिमुलटेनियसली चलते रहते हैं। डीएनए लाइगेज को काम करने के लिए एटीपी चाहिए, साथ में एनएडीपी की भी रिक्वायरमेंट रहती है, एंड मेक, और ये क्या करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को बनाता है, किसके अंदर बनाता है, लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड में, जिससे डीएनए के न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम बात कर रहे हैं टर्मिनेशन की। टर्मिनेशन से पहले मैं भी बता दूं, अभी हम क्या पढ़ रहे थे कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड कोवेलेंटली कॉइल्ड सर्कुलर जो डीएनए था उनके स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट आउट हो गए और कंटिन्यू डिवाइड होते जा रहे हैं। इस तरह से थीटा रेप्लिकेशन की बात हमने की, और यहाँ पर हेलिकेजेस आगे की ओर मूव करते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ रहे हैं। यहाँ पर भी एक नया स्ट्रैंड बन रहा है, लाइक दिस न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड, और वो बाद में क्या होते जाते हैं, कंटिन्यू, और इधर भी एक स्ट्रैंड बनता जा रहा है। इस तरह से डीएनए पॉलीमरेज अपना काम कर रहा है। ये साइट कौन सी है, ओराइस सी। इस ओराइस सी के जस्ट अपोजिट में यानी कि 180 डिग्री पर एक दूसरी साइट होती है, दिस साइट इज नोन एज टस साइट। इसे क्या कहा जाता है, टस साइट, यानी कि टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन साइट। टस मीन्स टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन साइट। टच साइट का मतलब होता है टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन साइट। टर्मिनेशन यूटिलाइजेशन साइट। इस साइट पर स्पेसिफिक प्रोटीन आकर बाइंड होते हैं, दीज आर नोन एज टस प्रोटीन्स। टच प्रोटीन आकर इस साइट के ऊपर बाइंड हो जाते हैं। अब ये हेलिकेज आगे मूव करते करते जब यहाँ तक पहुंच जाता है, डीएनए पॉलीमरेज भी मूव करते करते यहाँ तक पहुंचता है, तो उस टच साइट पर आकर सब टर्मिनेट हो जाते हैं, जिसके कारण डीएनए के दो स्ट्रैंड आपस में जुड़े हुए रह जाते हैं, लाइक दिस।
तो इस तरह के डीएनए को हम कहते हैं कैटिनेटेड डीएनए। कैटिनेटेड डीएनए, तो डीएनए आपस में जुड़ा रहता है। दिस टाइप ऑफ डीएनए इज नोन एज कैटिनेटेड डीएनए। और ये जो कैटिनेटेड डीएनए होता है इसको सेपरेट आउट करने का काम करता है टोपोआइसोमरेज 2। ये क्या करता है, ब्रेक करता है, दोनों डीएनए को आपस से अलग करता है और उनके अंदर उसको काम करने के लिए एटीपी चाहिए। साथ ही साथ ये दोनों स्ट्रैंड को ब्रेक करता है और फिर इसके अंदर सीलिंग करने का काम भी करता है, वापस सील कर देता है। सील कैसे करता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा। फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाकर दोनों को आपस में जोड़ देता है, जिससे एक पेरेंटल स्ट्रैंड, एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, एक पेरेंटल स्ट्रैंड और एक न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड, यानी कि एक डीएनए स्ट्रैंड से 2 डॉटर डीएनए के स्ट्रैंड मिल जाते हैं। तो इस तरह से डीएनए का रेप्लिकेशन किसके अंदर, प्रोकैरियोट्स में कंप्लीट होता है, डॉटर डीएनए। और वो कैसे हैं, कोवेलेंटली कॉइल्ड सर्कुलर डीएनए। दैट्स इट। यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है प्रोकैरियोटिक रेप्लिकेशन। नेक्स्ट टर्न में हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।